हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लिंग्विस्टिक्स इन्फो। आज हम देखेंगे वो कौन से वेरिएबल्स हैं या फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी रिसर्च जो है उसको मुतासर करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जो हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जो हैं ऐसे वेरिएबल्स जो किसी रिसर्च जो है उसको डैमेज कर सकते हैं या किसी रिसर्च जो है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनकी तरफ जो है वो जाएंगे। तो ऐसे फैक्टर्स जो है उनको कैटेगराइज किया गया है 4 ग्रुप्स में। इन्वायरमेंट इश्यूज़ हैं, ग्रुपिंग इश्यूज़ हैं, पीपल इश्यूज़ हैं और मेजरमेंट इश्यूज़ हैं। ये वो इश्यूज़ हैं या ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी रिसर्च जो है उसको डैमेज कर सकते हैं। तो पहला हम इन्वायरमेंट इशू देखते हैं। इन्वायरमेंट इशू में हमारे पास जो कुदरती तौर पर रूनमा होने वाले जो वाक़यात हैं वो हैं, जैसे कि शोर है, कहीं पे कोई शोर जो है वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। टेम्परेचर है वो हो सकता है, लाइट का कम ज़्यादा जो है वो होना हो सकता है, रात का टाइम, दिन का टाइम, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, आपके इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स जो है वो उसमें आ जाती हैं, वो आपकी रिसर्च जो है उसको डैमेज कर सकती हैं। आर्टिफिशियल या अननेचुरल जिन अरेंजमेंट्स हैं वो भी हो सकती हैं। कोई भी जो रिसर्चर है जब वो मैनिपुलेट करता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि डैमेज कर दें। तो अरेंजमेंट में अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स जो हैं जब उनको परफॉर्म करना पड़ता है किसी के सामने, कैमरा के सामने, या जो उनको वीडियोस बनानी पड़ती हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में वो घबरा जाते हैं। तो इन्वायरमेंट जो इश्यूज़ हैं वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपकी रिसर्च को। दूसरा इशू जो है वो ग्रुपिंग इशू है। ग्रुपिंग इशू से रिलेटेड हम ये देखते हैं कि जब ग्रुप्स जो हैं वो बनते हैं या ग्रुप्स जो है उनको चेंज किया जाता है या उनको इनकी कंपोजिशन की जाती है, तो वो इफ़ेक्ट करते हैं ड्यूरिंग योर रिसर्च। तो उसमें से पहला जो हमारे पास इशू हो सकता है वो सेल्फ सिलेक्शन का हो सकता है कि जब पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो उनको कहा जाता है कि वो खुद ग्रुप्स बना लें, तो जो जब वो खुद ग्रुप्स बनाएंगे तो वो उनकी अपनी जो ग्रुपिंग करना है हो सकता है कि वो आपकी रिसर्च जो है उसके क्राइटेरिया पे पूरी ना उतरे। तो जब भी इस तरह को कोई काम होता है तो वो प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो रिसर्चर जो है उसको चाहिए कि वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसकी रिसर्च की, जो उसकी नीड्स हैं उसके हिसाब से अगर इसको उसकी ग्रुपिंग करता है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, तो वो इसको कवर कर सकता है। नेक्स्ट जो ग्रुपिंग इशू में है वो मोर्टेलिटी है। इसमें ये हो सकता है कि कुछ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ड्रॉप आउट हो जाए। ड्रॉप आउट कैसे हो सकते हैं? कोई बीमार हो सकता है, कोई खुदा न खास्ता जो है वो डेथ हो सकती है, या कोई और ऐसा इशू हो सकता है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली जब पार्टिसिपेंट ही नहीं होंगे या उसके कम या ज़्यादा हो जाएंगे तो रिज़ल्ट जो है वो डैमेज हो सकता है। इस आगे मेच्योरेशन है। मेच्योरेशन में ये होगा कि जो पार्टिसिपेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं रिसर्च में या वो रिसर्च का हिस्सा होते हैं, वो जो काम हो रहा है उसके साथ साथ कुछ और भी लर्न कर रहे होते हैं। इसको साइमल्टेनियस लर्निंग जो है वो आप कहेंगे। जब वो साइमल्टेनियस लर्निंग कर रहा होता है तो उसकी वो लर्निंग जो कि आपकी रिसर्च का हिस्सा नहीं है तो वो उसको इफ़ेक्ट कर सकती है। इसी तरह पबर्टी या कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, जो चीज़ हो रही होती है जिस पे आप रिसर्च कर रहे होते हैं उसमें बहुत बेहतर होते हैं। फैमिली कैटास्ट्रॉफीज आ सकती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स इस तरह की हो सकती है कि जिसमें जो रिसर्चर है वो आपकी जो रिसर्चर है वो उसने जो पार्टिसिपेंट्स जो है वो चूज़ किए हुए हैं वो जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकें कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा हो, और वो ज़्यादा इस तरह हो सकता है कि वो साथ में जो रिसर्च हो रही है उसके अलावा कोई नॉलेज उनके पास है या उससे रिलेटेड कोई अगर उनके पास नॉलेज है तो वो उसकी रिसर्च जो है उसके रिज़ल्ट को इफ़ेक्ट कर सकता है। थर्ड जो है वो पीपल इशू है। पीपल इशू में इंक्लूड हमारे पास पहला जो है वो हाथ ऑन इफ़ेक्ट है। हाथ ऑन इफ़ेक्ट जो है उसमें आप ये देखते हैं कि जो बिहेवियर है पार्टिसिपेंट्स के वो इफ़ेक्ट कर जाते हैं इसके आपकी रिसर्च के ऊपर। जो पार्टिसिपेंट है बाज़ के एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होंगे, बाज़ के एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव होंगे। तो बिहेवियर जो है, मूड अच्छा होना, मूड का ख़राब होना, ये इफ़ेक्ट करेगा रिसर्च को। नेक्स्ट अगला जो इफ़ेक्ट है पीपल इशू में वो हेलो इफ़ेक्ट है। हेलो इफ़ेक्ट में क्या होता है कि जो इंसान है, ह्यूमन जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें उनमें पॉजिटिवली जो है वो रिस्पॉन्ड जो है वो करने की टेंडेंसी होती है।
रिसर्चर की तरफ है या ट्रीटमेंट ऑफ टीचर है। मतलब कि कुछ लोग जो है वो उनके साथ उनकी तरफ जो है वो अच्छा रवैया जो है वो होता है रिसर्चर का या टीचर का, तो वो रिज़ल्ट के ऊपर इफ़ेक्ट जो है वो हो सकता है। बाज़ लोगों की तरफ अच्छा नहीं होगा। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिविटी है इसकी रिसर्चर की भी और जो पार्टिसिपेंट है उनकी भी, तो ये उससे रिलेटेड होगा, वो इफ़ेक्ट कर सकती है कि रिसर्चर जो है या जो टीचर है वो बाज़ लोगों के साथ या बाज़ पार्टिसिपेंट्स के साथ बहुत अच्छा जो है वो चल रहे हैं, बाज़ के साथ अच्छा नहीं चल रहे, तो जाहिर है उसका जो रिस्पॉन्ड या रिएक्शन होगा वो भी उसी के हिसाब से होगा। नेक्स्ट जो है वो सब्जेक्टिव एक्सपेक्टेंसी है कि रिसर्चर जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि किस तरह जो है वो पार्टिसिपेंट्स जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या इसमें किस तरह जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये पहले से अंदाज़ा लगा लेते हैं कॉन्शियसली है या अनकॉन्शियसली है कि उन्होंने क्या करना है, हेल्प करनी है, रेजिस्ट करना है, क्या क्या हो सकता है। जो एक्सपेक्टेशन है सब्जेक्ट्स की वो भी डैमेज कर सकती है। रिसर्चर एक्सपेक्टेंसी आ जाती है कि रिसर्चर क्या एक्सपेक्ट करता है कि अच्छा जी इनका एटीट्यूड किस तरह का होगा, वो कैसे जो है वो इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो जो इसकी एटीट्यूड या मोटिवेशन है रिसर्चर के, वो भी इस चीज़ को जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि रिसर्चर जो है वो कितना मोटिवेटेड है, वो खुद से तो रिसर्च जो है उसको डैमेज नहीं कर रहा, मतलब उससे खुद तो उसमें से कुछ नहीं ऐड कर रहा, उसकी सब्जेक्टिविटी तो जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही, तो रिसर्चर जो है उसकी भी एक्सपेक्टेंसी जो है वो इसको डैमेज कर सकती है। लास्ट जो है वो फोर्थ वन है मेजरमेंट इशू। मेजरमेंट इशू में पहला जो हमारे पास है वो है प्रैक्टिस इफ़ेक्ट। प्रैक्टिस इफ़ेक्ट में हम ये देखते हैं कि जो एक्चुअल रिसर्च है उससे पहले जो रिसर्चर है जब वो डाटा कलेक्ट करता है, मिसाल के तौर पर वो एक टेस्ट ले रहा है या क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है, तो वो पहले एक प्री टेस्ट करता है, यानी टेस्ट असल टेस्ट से पहले जो है वो करता है, और इसी तरह टेस्ट जो है उसके बाद करता है। तो ये जो प्रैक्टिस इफ़ेक्ट होगी, यानी कि वो एक्चुअल जो डाटा कलेक्शन है उससे पहले या उसके बाद ये जो प्रैक्टिस करवाता है, तो ये उसके रिज़ल्ट जो है उसको उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसी तरह इंस्टेबिलिटी मेजरमेंट है, इसमें ये आएगा कि किस हद तक जो रिसर्च है वो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट होती है। अगर वो उसमें तसलसल नहीं होगा, उसकी जो है वो रिलायबिलिटी जो है वो नहीं होगी, तो वो रिसर्च जो है वो कभी भी उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, वो इंस्टेबल होगी। तो अगर वो इंस्टेबिलिटी उसमें रहती है, वो स्टेबिलिटी कायम नहीं रख पाता, तो जाहिर है जो रिज़ल्ट होगा वो डैमेज हो जाएगा। इसी तरह रीएक्टिविटी इफ़ेक्ट है। रीएक्टिविटी में हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं कि रिसर्चर जो है वो एक हिस्सा अपनी रिसर्च का जो है वो पहले एक करता है, फिर एक हिस्सा बाद में जो है वो करता है, उसका डाटा कलेक्ट करता है या उसका एनालिसिस जो है वो करेगा। तो उसमें होगा ये कि अगर वो पहले एक जो है वो अपना कर लेता है हिस्सा या एक क्वेश्चनियर जो है वो पहले सॉल्व करवा लेता है, तो इससे ये होगा कि जो पार्टिसिपेंट हैं उनको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ें जो है वो कैसे करनी है, या उनका जो एटीट्यूड है वो उस प्रैक्टिस जो है उसके ऊपर जो है वो होगा जो कि वो पहले कर चुका है, और उसी को सामने रखते हुए वो बाद में जो क्वेश्चन या रिसर्चर देगा वो उसको सॉल्व करने की कोशिश जो है वो करेगा। तो इस तरह से जो उसका पहले एक माइंडसेट बन जाएगा, वही माइंडसेट वो दूसरे जो है वो टेस्ट के ऊपर भी अप्लाई करेगा। लास्ट वन जो है वो इंस्टेबिलिटी ऑफ स्टडी रिज़ल्ट है। ये देखना इसमें ये होता है कि किस हद तक, यानी कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसका जो आपके पास रिज़ल्ट आया है वो किस हद तक जो है वो सही है या रिपीट हुआ है जो कि पहली रिसर्च में था। तो ये जो इसकी रिलायबिलिटी है उसको देखना इसमें पड़ता है कि आप किस हद तक रिज़ल्ट जो है उसको रेप्लिकेट जो है वो कर रहे हैं, और अगर वो नहीं होता तो ऑब्वियसली जो रिसर्च है वो डैमेज हो जाती है। तो इसमें आपको जो डिग्री है उसको जहन में रखना पड़ता है कि जो अकरेंस ऑफ रिज़ल्ट है अगेन, मतलब दोबारा जो है वो किस हद तक वही रिज़ल्ट आता है जो कि पहले आ चुका था। तो अगर ऐसा नहीं होता तो ऑब्वियसली जो है वो उसके अंदर जो है वो एक तसलसल नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच जी।
होप सो कि आपको इससे फ़ायदा होगा ये वीडियो और जो है वो सुनकर, या उसको आप लेक्चर जो है इसको अगर पिछले लेक्चर के साथ रिलेट करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो के बारे में मालूमात मिलती रहे।